Hello friends, good morning all of you. Yesterday we have studied about charges and their properties. Then one of the property of the charge was when charges are placed together, we have read like charges repel each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. पढ़ा था हमने कल कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि कितना रिपेल करते हैं या कितना अट्रैक्ट करते हैं, क्वांटिटी कितना फोर्स लगाते हैं, वो रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। तो आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ तो हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that two charges Q1 and Q2 are 2 point charges. 2 point charges placed at a distance r from each other. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस होते क्या है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये तो है नहीं कि हमने कोई पॉइंट लिया और उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज रख दिया, वो पॉइंट चार्ज हो गया। नहीं, चार्ज हमेशा किसी बॉडी के ऊपर होता है। लेकिन जब दो चार्ज रखते हैं, मान लो एक चार्ज ये रखा, एक चार्ज ये रखा, दो चार्ज बॉडी रखी ए और बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से क्या है, बहुत ज्यादा है। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम इन दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। कि ये किसी पॉइंट के ऊपर इतना चार्ज रखा हुआ है। तो अब कूलॉम्स लॉ पे आते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि जब दो चार्ज रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पे, r पे, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मींस अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ two charges, and inversely proportional to 1 upon r square। मतलब क्या इसका कि जितना ज्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट होगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? हम इसकी क्या स्टेटमेंट होती है? क्या है? दिस law states that the force of interaction means वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और वो रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्ज होंगे, और रिपल्सन कब होगा? जब वो लाइक चार्ज होंगे। तो this law states that the force of interaction between 2 point charges
finite distance from each other is directly proportional to product of these charges, that is Q1 Q2 and inversely proportional to scale of distance between them, अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने पहले लिखा था, एक बार फिर से लिख के बता देता हूं क्या होगा। इसको साथ साथ नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, F is directly proportional to Q1 Q2 product of two charges and F is inversely proportional to distance square। ओके, तो इनको कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइनली हम लिखेंगे F is proportional to Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हम क्या यूज करेंगे, वी यूज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और क्या लिखोगे, वेयर K is constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality। तो हमने क्या लिया है, K, और K की वैल्यू क्या होगी, K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where you know the value of pi, you know the value of pi is 3.14 and value of epsilon naught, what is epsilon naught, epsilon naught is the permittivity of free space, permittivity of free space, फ्री स्पेस या फिर आप कह सकते हो वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसा नाम से पता चल रहा है परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है कि ये अपने अंदर से इस फोर्स को लगने के लिए कितना परमिट करती है, कोई भी मीडियम अपने अंदर से इस फोर्स को लगने के लिए कितना परमिट करता है, वो क्या होगा, इसकी परमिटिविटी होगी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो इसकी पूरे कांस्टेंट की इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यूनिट क्या होगी, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो, फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम्ब इनटू कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन, और ये आर की क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ के। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और इसकी यूनिट भी आप आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर, क्या आएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं, किसकी, के की और एप्सिलॉन की, क्योंकि कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, के की वैल्यू निकालो, क्या होता है, F इज इक्वल टू के इंटू में क्या 1 क्या 2 अपॉन आर स्क्वायर, देन व्हाट इज के इक्वल टू F इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 1 क्या 2। नो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ डायमेंशंस ऑफ फोर्स, distance and charge. What is the dimensional formula of force? Dimensional formula of force is m1 l1 t minus 2. You have studied it in the 11th class. What is the dimensional formula of r square? This is l2. And what is the dimensional formula of Q, charge? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और करंट इनटू टाइम। तो अब इससे कैलकुलेट करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, देखो m1 L3 t minus 4 and a minus 2. This is the dimensional formula of K. इसी तरह से एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये आपको खुद ट्राई करना है, मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद ट्राई करो। अगर नहीं समझ आता किसी बच्चे को तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं आगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जो चार्जेस के बीच में लगेगा फोर्स वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। और जो कई बार होता क्या है कि एक ही चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लगता है, बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को हमें, टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उनका जो वेक्टर सम है वो निकालना पड़ेगा। वो हम आगे स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो इसलिए पहले हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2. Suppose we have 2 point charges. Suppose we have 2 point charges. Q1 and Q2. हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे। यहाँ पे मान लो क्या रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे रखा हुआ है Q1 एंड Q2। और इनका हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 is R1. Position vector of Q1 is R1 and position vector of Q2 is R2. क्या नोट करोगे? Let the position vector of Q1 is R1 and position vector of Q2 is R2। अब हमने 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, तो इनको हम वैसे तो जैसे मर्जी दे सकते हैं कि एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो, लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे दोनों को पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ले लो, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि नेगेटिव होता है तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो देखो हमने लिए है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो आपको पता है इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का। तो Q1 जो है वो Q2 पे कैसा फोर्स लगाएगा, इस तरह से। कौन सा फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हमने अपने कन्वेंस के लिए सिर्फ 2 और 1 ही डिनोट किया है। तो अगर कहीं पे ऐसा मिलता है कि F21 तो इसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब ये इधर लगाना चाहिए, Q2 इस पे किधर फोर्स लगाएगा? ये भी रिपल्सन लगाएगा इस साइड। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो क्या लिखेंगे? 1 2 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब इन दोनों के बीच में जो वेक्टर है यही हमारी क्या करेगा, सब कुछ डायरेक्शन डिसाइड करेगा फोर्स की। तो देखो सबसे पहले इस वेक्टर को हम सबसे पहले निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो देखो क्या आएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या आएगा? किससे डिनोट करेंगे? F21 से। F21
2 1 से। ठीक है, तो कितना आएगा k Q1 Q2 अपॉन में, अब देखो डिस्टेंस ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला जो इतना वेक्टर है यहां से, ये डिस्टेंस है r और डायरेक्शन क्या है इसकी 1 2। तो इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया क्या 2 1, वेक्टर 2 1। क्या आएगा r21 का स्क्वायर इनटू में r21 यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने r21, ये किस लिए लिया है, ये लिया है इसकी डायरेक्शंस को शो करने के लिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता होगा कि विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड विच इज यूज्ड ओनली टू गिव द डायरेक्शन। इसके लिए यूज किया है हमने यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए यूज किया है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है r21, ये डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन वेक्टर r21 यूनिट वेक्टर। अब देखो r21 किसके इक्वल होगा, तो हमने क्या पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ये हो गया अपने पास r2 और ये हो गया अपने पास r1। तो ये वाला जो वेक्टर है r21, देखो क्या होगा r1 प्लस में r21 इज इक्वल टू r2। क्यों पता होगा सबको कि जहां पे इसकी एरो इस वेक्टर की एरो से टकरा रही है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ये दोनों इन दोनों वेक्टर्स के इफेक्ट को ये वेक्टर क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो ये इन दोनों वेक्टर्स का सम इसके इक्वल होगा r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2। तो r21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो हम इसको क्या रख सकते हैं r2 माइनस r1 भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे देखो k इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1 का स्क्वायर इंटू में r21 यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, यूनिट वेक्टर क्या होता है r वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये रफ वर्क है अपना, ठीक है। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो इस r21 को भी हम क्या लिख सकते हैं, r21 वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे हम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में r2 माइनस r1 और इसका स्क्वायर इंटू में r21 और r2 माइनस r1। इसका मैग्नीट्यूड, या सीधा r21 का मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं। और इस साइड में हम क्या यूज करेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम डायरेक्शन का यूज ऊपर कर चुके हैं। तो r21 माइनस r1 का स्क्वायर और r2 माइनस r1 क्या हो जाएगा इसका क्यूब। तो f21 इज इक्वल टू k इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड, इसका क्यूब, और क्या आ जाएगा r21। दिस इज द कोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो इसके लिए हम फिर से ये नोट कर लो सभी,
1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, सभी नोट कर लो इसको। कर लिया। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सेम इसी तरीके से बिल्कुल देखो, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो सेम क्या करेंगे कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर इंटू में R12। क्या लग रहा है इस पे? Q2 किस साइड में फोर्स लगा रहा है? इस साइड में। तो इस बार वेक्टर कौन सा लेना पड़ेगा हमें? ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? R12। तो हमने क्या लिखा है? R12 यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ। क्या है ये? R2। इस बार R12 किधर जा रहा है? इस साइड। तो क्या होगा? R2 प्लस में R12 क्या आएगा? R2 प्लस में R12 इज इक्वल टू R1। तो R12 किसके इक्वल आ जाएगा? R12 किसके इक्वल आ जाएगा? R1 माइनस R2 के इक्वल। R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 माइनस R2। तो देखो रखो, सेम उसी तरीके से क्या लिखेंगे? सिमिलरली क्या आ जाएगा? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का क्यूब, और इनटू में क्या आ जाएगा? R12। This is the second equation and this is the force on charge Q1 due to charge Q2। अब देखो इनमें रिलेशन क्या होगा आपस में? इनमें F12 में और F21 में क्या रिलेशन है? तो हम रिलेशन निकालते हैं। क्या आएगा? देखो क्या रिलेशन आएगा? रिलेशन बिटवीन F12 एंड F21। क्या रिलेशन आएगा? F12 क्या था या F21 क्या था? शुरू में हमने लिखा था K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, और इंटू में क्या था? R21। ये ठीक है। अब देखो R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा? सेम। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड। अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इनका स्केल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब स्केल इक्वल होंगे तो ये बाकी का सारा पोर्शन F12 का और F21 का, दोनों का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या होगा? सेम। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन R21 की डायरेक्शन थी इस साइड और R12 की डायरेक्शन है इस साइड। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे? R21 इज इक्वल टू R12, बट साइन क्या लगाएंगे? नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या करेंगे? अब देखो इसकी जगह रखो 21 की जगह -12 रख के देखो तो क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर इंटू में R21 की जगह क्या रख देंगे, R12 और माइनस, अब माइनस कहाँ पे आगे आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू, माइनस को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 1 2 के, तो क्या जाएगा इज इक्वल टू माइनस F12। तो क्या लिखोगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। किसके, चार्ज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। क्या होगा देखो कि ये फोर्स उतना ही फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज पे इतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना Q2 Q1 पे लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड होगा सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए माइनस का साइन आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कूलॉम्स लॉ ओबेज द Coulomb's law obey Newton's third law। थर्ड लॉ क्या थी, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो क्या है, इस लॉ को ओबे ये लॉ कर रही है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन की Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो ये था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें ये पता आराम से चल जाता है कि अगर एक चार्ज नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो फोर्स के आगे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो अगर फोर्स पॉजिटिव आता है, इफ F इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो कौन सा होगा, रिपल्सन होता है। और अगर F की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हमें फोर्स को देख के आराम से पता चल जाता है कि दो चार्ज ऑपोजिट साइन है या सेम साइन, ऑपोजिट साइन के हैं या सेम साइन के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो मतलब फोर्स क्या है, रिपल्सन है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही। कूलॉम्स लॉ अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, कल फिर आगे का हमारा जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे और